दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आजकल हम क्या कर रहे हैं, आपका जो LT का जो पार्ट 1 है ना, तो उसको देख रहे हैं हम। उसके अंतर्गत हम क्या कर रहे थे, आपका जो विभिन्न क्या है विधियाँ हैं, ठीक है, उनका अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, यानी जो विभिन्न दर्शन थे, जैसे प्रकृतिवाद है ना, ठीक है, आदर्शवाद, इन सब का अध्ययन कर रहे थे हम। और इसके अध्ययन के अंतर्गत हम क्या देख रहे थे, सबसे पहले प्रकृतिवाद देख रहे थे। प्रकृतिवाद में आज हम देखेंगे प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। कल हमने देखी थी कि प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। अब जब हम प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं, तो हम देखेंगे उन प्रकृतिवादी विशेषताओं के अनुसार प्रकृतिवादियों ने क्या क्या बालक को शिक्षित करने का पाठ्यक्रम बनाया है। तो चलिए अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जो प्रकृतिवादी थे, प्रकृतिवादियों ने क्या कहा कि हमारे जो अध्ययन का केंद्र है, वो अध्ययन का केंद्र कौन है, बालक है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं ना, जब से प्रकृतिवादी आई तो उससे पहले क्या माना जाता था, उससे पहले यह माना जाता था कि बालक अब विद्यालय जाने लग गया तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ समझ विकसित हो चुकी है। और जब बालक के अंदर कुछ ना कुछ समझ विकसित हो चुकी है तो उसको क्या माना जाता था, एक प्रौढ़ माना जाता था, मतलब एक समझदार व्यक्ति माना जाता था। और उसी के अनुसार, मतलब जब उसको पहले से समझदार मान लेंगे तो उसी के अनुसार उसको विषय पढ़ाए जाते थे। लेकिन जब प्रकृतिवादी आए तो प्रकृतिवादियों ने कहा उन्होंने कहा कि बालक को बालक ही माना जाए, उसे कोई प्रौढ़ ना माना जाए। वो अभी इतना बड़ा नहीं, केवल उसने अभी स्कूल जाना ही तो शुरू किया है, वो एकदम से मैच्योर थोड़ी ना हो गया कि उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो प्रकृतिवादियों ने क्या कहा कि हमें बालक को बालक की तरह ही व्यवहार करना होगा, तभी जाके हम उसको कुछ समझा पाएंगे। अन्यथा अगर आप उसको सीधा बड़ा मानने लगोगे या समझदार मानने लगोगे तो आप जो भी शिक्षा उसे दोगे वो समझ नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा कि जो बालक का पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है, उन्होंने बालक को पाठ्यक्रम का आधार माना। इन्होंने क्या कहा कि जो बालक है वही पाठ्यक्रम का आधार है, यानी हमें बालक की आवश्यकता और उसकी जो मेंटल एबिलिटी है उसी के अनुसार हमें क्या देनी है, उसे शिक्षा देनी है। ठीक है, अब देखो क्या कहा इन्होंने, बालक को पाठ्यक्रम का आधार माना, ऐसे पाठ्यक्रम पर बल दिया जो नैसर्गिक रुचि, योग्यता और स्वाभाविक क्रियाओं के विकास में सहयोग करे। उन्होंने कहा आप बालक को बालक मानिए और बालक के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार कीजिए जो उसके अंदर की जो रुचि है, जो योग्यता है और जो क्षमता है, उसी के अनुसार वो बालक को सिखा पाए। अन्यथा आप उसको उसकी क्षमता से अधिक सिखाने का प्रयास करोगे तो बालक बिल्कुल भी सीख नहीं पाएगा। ऐसा समझिए आप, जैसे कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा पहली बार आया है, उसे अभी आज भी नहीं आता और आपने उसको सीधे पुस्तक पढ़ने के लिए दे दी, तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो यही प्रकृतिवादियों ने क्या कहा, आप बालक को सबसे पहले उसकी क्षमताओं को जानिए, उसकी योग्यताओं को जानिए, और जब आप ये सब जान जाओगे तो उसको धीरे धीरे करके उसको सिखाइए ताकि वो स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाए। तो उन्होंने क्या कहा, बालक को बालक मानिए और उसी के अनुसार अपना पाठ्यक्रम विकसित करिए ताकि वो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं को विकसित कर पाए। अब देखिए अगली चीज इन्होंने क्या कही, बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है ना। जो बालक होता है, जब आपको पता है बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि से गुजरता है। और जब बालक इन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है उनमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है। अतः पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो इन आवश्यकताओं को पूरा करे। तो जैसे कि आपको पता है, जब बालक बिल्कुल छोटा होता है, यानी जब बालक क्या होता है, शैशव अवस्था में होता है, तो उस समय उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, उसका शारीरिक विकास बड़ी तेजी से हो रहा होता है और साथ ही साथ उसकी आवश्यकता क्या होती है, उसको भोजन की आवश्यकता होती है और उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है और प्रेम की आवश्यकता होती है ना। तो शैशव अवस्था में बालक की आवश्यकताएं अलग है। उस समय भी बालक सीखता है। कैसे सीखता है? अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, छोटी छोटी चीजों को छूता है तो उनसे सीखता है। अब जब बालक बाल्यावस्था में आता है तो तब उसके क्या होते हैं, वह घर से बाहर निकलने लगता है, मित्र बनते हैं, ठीक है, तो उस समय उसकी आवश्यकताएं अलग होती है, वो खेलने कूदने लगता है ना। जब बालक किशोर अवस्था में आता है तो उस समय उसकी आवश्यकताएं अलग होती है। यानी बालक धीरे धीरे जैसे जैसे करके विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, तो प्रत्येक विकास की अवस्था में उसकी आवश्यकताएं अलग होती है, उसकी मेंटल एबिलिटी अलग होती है ना, उसकी चाहतें अलग होती है, उसकी योग्यताएं अलग होती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में ही रखकर हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए और हमें एक ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जो इन सभी अवस्थाओं में बालक को क्या करे, बालक की जो आंतरिक क्या है, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं या जो रुचि है, उसको पूर्णतः विकसित कर पाए। इसके
साथ साथ अगली चीज इन्होंने क्या कही कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो इंद्रिय प्रशिक्षण पर आधारित हो, यानी जो हमारे 5 सेंसर्स हैं उन 5 सेंसर्स का अधिक से अधिक उपयोग हो, हमें ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो ये तो इन्होंने पाठ्यक्रम बनाने के लिए कुछ गाइडलाइन बताई। अब इसी गाइडलाइन के अनुसार हमारे पास दो तीन क्या है आपके प्रकृतिवादी आए, उन्होंने अपना एक पाठ्यक्रम बना के दिया। तो इनमें पहले आते हैं हमारे पास स्पेंसर, ठीक है। पहले कौन आता है हमारे पास? हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। इन्होंने एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा दी। तो देखते हैं हम हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। देखिए जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने क्या कहा, मनुष्य को जीवन व्यतीत करने के लिए 5 क्रियाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि मनुष्य को जीवन व्यतीत करने के लिए 5 क्रियाओं की आवश्यकता होती है? तो किसने कहा था? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। किसने कहा था? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। अब आप ध्यान से सुनिए इन्होंने क्या कहा। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि मनुष्य को जीवन व्यतीत करने के लिए, यानी जब से वो पैदा होता है तब से लेकर मरने तक 5 क्रियाओं की आवश्यकता होती है। अगर आप उस किसी भी व्यक्ति को इन 5 क्रियाओं का प्रशिक्षण दीजिए तो वो क्या होगा, अपना जीवन आराम से गुजार लेगा। क्योंकि जो इनका शिक्षा का उद्देश्य क्या था, बालक को जीवन के लिए तैयार करना या जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करना। जो मेरे साथ जुड़े हुए थे या शुरू से जुड़े हुए उन्हें पता होगा, जब मैंने प्राकृतिक शिक्षा के उद्देश्य बताए थे तो वहां पर मैंने पहला उद्देश्य क्या बताया था, बालक को जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करना। तो इन्होंने क्या कहा, जो हर्बर्ट स्पेंसर थे इन्होंने क्या कहा कि पूरे जीवन में व्यक्ति को 5 क्रियाओं की आवश्यकता होती है। अगर आप एक ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित कर दीजिए जिससे बालक उन 5 क्रियाओं में निपुण बन जाए तो क्या होगा, हाँ यही हमारे तो वही हमारा क्या होगा, असली पाठ्यक्रम होगा। अब देखिए इन्होंने वो 5 क्रियाएं कौन कौन सी बताई, ध्यान से सुनिए। पहली बताई इन्होंने स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं, ठीक है। पहली क्रिया क्या बताई हर्बर्ट स्पेंसर ने, स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि मनुष्य की या किसी भी जानवर की सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है, उसका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या आ गया, आपका भोजन आ गया, सुरक्षा आ गई, है ना। यानी जब वो व्यक्ति या जो भी प्राणी होगा जब वो स्वस्थ रहेगा या उसका जीवन होगा तभी तो वो आके बाकी चीजें आगे कर पाएगा। तो सबसे पहला इन्होंने कौन सी क्रिया बताई, स्वास्थ्य संबंधी क्रिया बताई। और इन्होंने कहा कि जब बालक या प्राणी कोई भी छोटी अवस्था में होता है उसको सबसे पहले ये पूरे जीवन भर उसका क्या होता है, सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं का बड़ा महत्व होता है। तो स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं के लिए उन्होंने क्या बताई, इसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, शरीर विज्ञान होना चाहिए और खेलकूद होना चाहिए। शरीर विज्ञान का अर्थ क्या हो गया, हमें बालक के या अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए या कौन कौन से रोग कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज हमें क्या करना चाहिए, बालक को खेल कूद करवाना चाहिए कि ताकि बालक जब खेल कूद करेगा तो उसकी एक्सरसाइज होगी तो वो क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अब उसके बाद इन्होंने दूसरी क्रिया बताई, कौन सी बताई, प्राकृतिक संबंधी क्रिया बताई। और प्राकृतिक संबंधी क्रिया के लिए जो इन्होंने अपना पाठ्यक्रम दिया वो क्या दिया, भौतिक विज्ञान दिया, गणित दिया, भूगोल दिया। अब देखिए प्राकृतिक संबंधी क्रियाओं का क्या हो गया यहाँ पे, अपने वातावरण, यानी जो मनुष्य है या जो भी जानवर है उसके चारों ओर का जो वातावरण है उस वातावरण के साथ व्यक्ति का कैसा संबंध हो, है ना, किस प्रकार से व्यक्ति रहे ताकि वातावरण के व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़े और व्यक्ति का भी वातावरण पर अच्छा प्रभाव पड़े। अगर क्योंकि व्यक्ति वातावरण को दूषित करेगा तो वातावरण का भी हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूषित प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है आजकल वायु प्रदूषण मनुष्य ने बहुत कर दिया है, तो उस वायु प्रदूषण के फलस्वरूप क्या हो रही है, मनुष्य में भी अनेक बीमारियां हो रही है। जल प्रदूषण हम कर चुके तो उस दूषित जल को पीने से हमारे पे भी क्या हो रही है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। तो यही चीज थी प्राकृतिक संबंधित क्रियाओं के अंतर्गत। तो इन्होंने क्या कहा, हमें भौतिक विज्ञान की जानकारी, यानी हमारे आसपास जो जितने भी भौतिक फेनोमिनन हो रहे हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश आना या सूर्य का सुबह शाम लाल होना, है ना, इस तरीके तारों को टिमटिमाना, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गणित के बारे में जानकारी होनी चाहिए, भूगोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे पाठ्यक्रम किसके अंतर्गत बनाए इन्होंने, प्राकृतिक संबंधी पाठ्यक्रम के अंतर्गत बनाए। अगला आता है आपका व्यवहार संबंधी पाठ्यक्रम। अब देखिए व्यवहार संबंधी पाठ्यक्रम यानी जो ऐसा व्यवहार जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे खाना बनाना हो गया आपका, है ना। बच्चा है आपको, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है, सिखाना है। बच्चे भी हर किसी का होता है। जब मनुष्य अपने जीवन की अवस्था में आगे बढ़ता है तो उसका विवाह भी होता है और संतानोत्पत्ति भी होती है। तो जब हम यहाँ पर व्यवहार संबंधी आ जाता है कि हमें बच्चे की मेंटल एबिलिटी को समझना पड़ेगा। बच्चा क्या चाहता है, अगर हमें उसका अच्छे तरीके से पालन पोषण करना है तो हमें बच्चे के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या पाठ्यक्रम बताया, उन्होंने बताया गृह शास्त्र, यानी से आप क्या बोलते हैं, होम साइंस बोलते हैं। शरीर विज्ञान, है ना, शरीर विज्ञान पहले भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है। और क्या आता है, बाल मनोविज्ञान, क्योंकि ये क्या है, व्यवहार संबंधी आते हैं। क्योंकि भाई
विवाह भी सबका होगा, विवाह होगा तो संतान उत्पत्ति भी होगी, तो हमें ये भी क्या है, ये भी हमारे व्यवहार संबंधी उसके अंतर्गत आता है। अगला आता है समाज संबंधी क्रियाएं। समाज संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत इन्होंने जो पाठ्यक्रम क्या क्या बताया, इतिहास बताया, अर्थशास्त्र बताया, समाजशास्त्र बताया, राजनीतिक शास्त्र बताया। देखिए समाज संबंधी पाठ्यक्रम का अर्थ क्या समझे आप, ये समाज संबंधी आवश्यकता या क्रिया का अर्थ क्या समझे कि व्यक्ति किस तरीके से अपने चारों तरफ के समाज के साथ इंटरेक्शन करता है। अब देखिए इंटरेक्शन करने का पहला तरीका तो क्या हो सकता है, हम इतिहास से सीखें, इतिहास में जो गलतियां हुई हैं या जो कमियां हैं उन कमियों को सुधारने का प्रयास करें। दूसरा अर्थशास्त्र, अब मनुष्य जब समाज में रहेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, लेन देन करना पड़ेगा, तो उसे अर्थशास्त्र की भी जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा या लेन देन की जानकारी। तो ये सब किसके अंतर्गत आ गया, हिसाब किताब करना है, ठीक है, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आ गया, अर्थशास्त्र। इसी तरीके समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब समाज में रहेगा तो समाज की कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, अर्थात कोई ना कोई सरकार चलाने वाला होगा, यानी वो राजा भी हो सकता था, है ना, पुराने ज़माने की बात करें तो वो राजा भी हो सकता था, वर्तमान समय की बात करें तो लोकतंत्र हो सकता था, या विभिन्न राजनीतिक प्रणालियाँ हो सकती हैं। तो अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों के बारे में भी व्यक्ति को क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगली इन्होंने कही संस्कृति संबंधी जानकारी, क्योंकि जब मनुष्य किसी समाज या परिवेश में रहेगा तो उस समाज या परिवेश की कुछ ना कुछ संस्कृति भी होगी, तो उसके लिए इन्होंने जो पाठ्यक्रम बताया वो क्या बताया, इन्होंने कला बताया, भाषा बताई और साहित्य बताया। तो जो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार ये 5 प्रकार की मानव संबंधी क्रियाएं होती है, और उन्हीं प्रकार की मानव संबंधी क्रियाओं के लिए उन्होंने अलग अलग तरह का क्या बताया, सिलेबस बताया, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब अगले जो हमारे पास दार्शनिक आते हैं वो आते हैं रूसो। रूसो ने भी अपने हिसाब से पाठ्यक्रम बताने की कोशिश की थी। तो देखो रूसो ने क्या कहा कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो बालक होता है, बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। तो जो हमारे पास रूसो थे, रूसो ने भी यही कहा, क्योंकि बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, तो हमारे पास जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक की विभिन्न अवस्थाओं की भी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। उसके अनुसार जो हमारे पास रूसो थे उसने निम्न प्रकार का पाठ्यक्रम बताइए। तो चलिए हम देखते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या बताया, जो शैशव अवस्था होती है, तो शैशव अवस्था में क्या आवश्यकता होती है, शारीरिक विकास की आवश्यकता होती है ना। बच्चे को क्या होती है, शारीरिक विकास की आवश्यकता होती है। तो शारीरिक विकास की आवश्यकता के लिए उन्होंने क्या पाठ्यक्रम बताया, आपका खेल कूद। यानी आप जब बच्चा होता है तो उस समय उसका शारीरिक विकास हो रहा है ना, तो शारीरिक विकास हो रहा है तो उसे हमें छोटा खेल कूद करवाना चाहिए जिससे उसका शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो पाए। अगला उन्होंने क्या बताया, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था में जब ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है तो ज्ञानेंद्रियों को अधिक से अधिक हमें क्या करना है, उस समय एक्टिव करना है, ताकि बच्चे के ज्ञानेंद्रियों का विकास अच्छी तरीके से हो जाए। अब ज्ञानेंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करने के लिए उन्होंने कौन कौन सा पाठ्यक्रम बताया था, खेल कूद बताया था, गिनना बताया था, मापना बताया था, निरीक्षण बताया था, संगीत बताया था और नृत्य बताया था। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, गिनना, ठीक है, किस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ सकता है या किस अवस्था के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ सकता है। तो किस अवस्था के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ सकता है, गिनना बाल्यावस्था के। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि रूसो के अनुसार जो गिनना है ना, गिनना संबंधी क्रिया है, ये किस अवस्था में करवाई जानी चाहिए। तो किस अवस्था में करवाई जानी चाहिए, बाल्यावस्था में। ऐसी बाकी क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अब इसके बाद जो रूसो थे, रूसो ने बताया बाल्यावस्था के बाद जो बालक होता है वो कहाँ जाता है, किशोर अवस्था में जाता है। और जब बालक किशोर अवस्था में जाता है, यानी किशोर अवस्था आप क्या समझ 10-11 है ना, इस तरीके की, तो उस समय उसके मन में क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा जब भी बच्चा होता है तो बच्चे का आप अपने साथ कहीं लेके जाओ, आपसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, ये क्या है, क्यों है, इस तरीके, यानी उस समय बच्चे के मन में बहुत अधिक जिज्ञासा होती है। तो जो जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने क्या पाठ्यक्रम बताया, उन्होंने बताया प्राकृतिक विज्ञान। यानी आपके आसपास जो भी चीजें हैं उनसे संबंधित क्या चीजें हैं उनके बारे में बताना, भाषा के जानकारी देना, गणित के बारे में बताना, हस्तकार्य, सामाजिक जीवन और संगीत। तो ये सारा पाठ्यक्रम किस अवस्था में होना चाहिए, जब बालक क्या होता है, किशोर अवस्था में होता है।
इसके बाद क्या आती है, युवा अवस्था आती है। तो युवा अवस्था में क्या होता है, बालक काफ़ी कुछ विकसित हो चुका होता है और उसमें अलग अलग प्रकार, क्योंकि उसके अंदर हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, तो हार्मोनल चेंज होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके संवेगों में स्थिरता नहीं रह पाती है। तो इसी के लिए जो हमारे पास रूसो थे, रूसो ने क्या बताया, जो युवा अवस्था का पाठ्यक्रम में ऐसा होना चाहिए कि बालक के संवेगों में स्थिरता आए, और साथ ही साथ युवा अवस्था में बालक के अंदर क्या होती है, भटकने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो उस भटकाव को कम करने के लिए जो रूसो थे, रूसो ने क्या बताया, नैतिक शिक्षा भी हमें क्या कब देनी चाहिए, उसको जब बालक कहाँ पहुँच जाए, युवा अवस्था में पहुँच जाए। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पाठ्यक्रम थे जो किसने दिए थे, प्रकृतिवादियों ने दिए थे। अब मैं आपको थोड़ा एक दो खास चीज़ बात बता दूं जो आपसे कोई पेपरों में पूछी जा सकती है। देखिए पहली बात तो ये है, जो प्रकृतिवादी हैं, प्रकृतिवादियों ने मानवीय विषयों से ज़्यादा महत्व किसे दिया है, प्राकृतिक विषयों को दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है, मानवीय विषयों को कम महत्व दिया है। ठीक है, मानवीय विषयों को क्या दिया है, इन्होंने कम महत्व दिया है। और किन्हें अधिक महत्व दिया है, इन्होंने प्राकृतिक विषयों को, इन्होंने प्राकृतिक विषयों को अधिक महत्व दिया है। ठीक है, क्या दिया है, अधिक महत्व दिया है। मानवीय विषय क्या समझे आप, जैसे आपके पास क्या हो गया, ठीक है, जैसे हो गया आपके पास मानवीय विषय का, आप राजनीतिक शास्त्र बोल लो, है ना, तो ये क्या हो गया, मानवीय विषय हो गया। यानी जब हम मानव के बारे में अध्ययन करते हैं, मानव के जो एक दूसरे के साथ संबंध है, राजनीतिक विज्ञान हो गया, है ना, अर्थशास्त्र हो गया, इस तरीके के जो विषय होते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे पास ह्यूमैनिटीज के विषय कहलाते हैं, या क्या कहलाते हैं, मानवीय विषय कहलाते हैं। तो जो हमारे पास प्राकृतिकवादी थे या प्राकृतिक शिक्षावादी थे, उन्होंने क्या दिया, मानवीय विषयों को पाठ्यक्रम में कम रखने का महत्व दिया है। उन्होंने ऐसे विषयों को महत्व दिया है जहां बच्चा अपने इंद्रियों द्वारा अधिक से अधिक सीख सके। लेकिन हमारे पास एक प्राकृतिकवादी ऐसे आते हैं जिन्होंने क्या किया है, ठीक है, भौतिक और सांस्कृतिक विषय यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विषय दोनों को महत्व देने को कहा है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, ठीक है, हैक्सले, ये आपको याद रखना है, हैक्सले। ठीक है, हैक्सले एक ऐसे प्राकृतिकवादी थे, क्या कहा मैंने, हैक्सले एक ऐसे प्राकृतिकवादी थे जिन्होंने क्या कहा, सांस्कृतिक और प्राकृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही विषयों को क्या दिया है, समान महत्व दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से प्राकृतिकवादी दार्शनिक थे जिन्होंने सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों विषयों को समान महत्व दिया है, तो वो कौन थे, आपके पास हैक्सले थे। तो ठीक है दोस्तों, आज हम क्या पढ़ चुके हैं, प्रकृतिवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ चुके हैं। अब हम जब पाठ्यक्रम पढ़ चुके हैं तो अब हम कल क्या देखेंगे, उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए होगा, आपके पास कोई ना कोई शिक्षक चाहिए होगा। तो हम कल देखेंगे प्राकृतिकवादियों के अनुसार, ठीक है, शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी शिक्षक को किस मार्गदर्शक की भूमिका में रहना चाहिए या एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। तो ये सब हम कल देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँगा कि जो आपको आज पढ़ाया गया आपकी समझ में आया है। और अगर आपका कोई भी डाउट होता तो मैं हमेशा कहता हूँ, आप हमेशा कमेंट में कर दीजिए। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके उस डाउट को दूर करने की। तो ठीक है, इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए।